हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणुविक स्पेक्ट्रा द्वारा। क्या बता रहे हैं इसमें? मैक्स प्लांक ने सबसे पहले बताया कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट को किसी पतली सी स्लिट से गुजारा जाता है तो एक पतली सी बीम जो है सनलाइट की, वो अगर प्रिज्म पर गिरती है, अगर प्रिज्म पे सनलाइट की पतली सी बीम गिरती है, एक किरण सनलाइट की जो है वो प्रिज्म पर गिरती है, तो ये जो सनलाइट है, ये व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिटिंग होने लगती है और स्प्लिट होके 7 कलर्स में विबग्योर, जो हम इंद्रधनुष देखते हैं वैसा विबग्योर बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यहाँ क्या हो रहा है? ये डिस्पर्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? और ये सीरीज ऑफ कलर बैंड जो है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये जो रेंज हमें प्राप्त होती है, ये वॉयलेट से लेके रेड तक प्राप्त होती है। अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें प्राप्त होती है। एक किरण पुंज यानी एक व्हाइट लाइट, एक सन से प्राप्त होने वाली एक प्रकाश की व्हाइट लाइट जो है वो जब प्रिज्म पे गिर रही है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई है। जब ये 7 कलर्स में अलग अलग 7 कलर्स जो बन रहे हैं, ये कहलाते हैं डिस्पर्जन। और इस तरीके से सीरीज ऑफ कलर बैंड प्राप्त होता है, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। इसमें अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इस अकॉर्डिंग। अच्छा देखिए, क्योंकि हम कहते हैं कि वॉयलेट कलर जो है उसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है। ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो जो डेविएशन होगा, जो लाइट का जो डेविएशन होगा वो कम होगा। अगर वेवलेंथ कम है तो डेविएशन अधिक होगा। ये बिल्कुल इरप्रोपोर्शनल है। इस चीज को देखें, ये देखिए, अगर स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है विबग्योर, जिसकी की लैम्डा की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक की इसकी लैम्डा की रेंज है, वेवलेंथ, जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ते हुए है ना, इंक्रीजिंग में है जब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है लैम्डा। और इसी का अपोजिट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यानी साइकिल पर सेकेंड, से लेके 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक है, जो कि बता रहा है कि जो लैम्डा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, लैम्डा जो है लेफ्ट टू राइट में बढ़ते हुए है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो राइट टू लेफ्ट आते हुए बढ़ते हुए में है ना। ये राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए है, जबकि लैम्डा लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए क्रम में है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें बच्चों। ओके, इसके बाद बता रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जब फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है, यहाँ देखिए वॉयलेट के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू कम है, और यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है। और इसी का अपोजिट ये हो रहा है, जब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो डेविएशन जो है, जो विचलन जो है, इसका लाइट का विचलन जो है वो कम है। और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू, अगर वेवलेंथ कम है तो डेविएशन अधिक है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन और द सीरीज ऑफ कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, जो सीरीज ऑफ कलर बैंड प्राप्त होता है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसकी हमें रेंज परास जो है वो यहाँ से यहाँ तक की देखी जाती है। ये विजिबल रेंज है, ये सारा विजिबल रेंज में है, जो हम देख सकते हैं दृश्य में, है ना। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम दो तरीके के हैं। इस तरीके से, जैसे एक है तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे सनलाइट से प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हम विबग्योर देखते हैं, हम जो इंद्रधनुष देखते हैं, वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आता है। क्योंकि उसका जब हम बात करते हैं इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका एक कलर जो है, जब वॉयलेट है, वॉयलेट जब खत्म होता है तो इंडिगो स्टार्ट हो जाता है, तो एक कलर दूसरे कलर पे ओवरलैप करते हुए है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। विबग्योर में हम देखते हैं इंद्रधनुष में वॉयलेट इंडिगो से जुड़ रहा है, इंडिगो ब्लू से जुड़ रहा है, ब्लू ग्रीन से जुड़ रहा है, ग्रीन येलो से जुड़ रहा है, येलो ऑरेंज से जुड़ रहा है, और ऑरेंज लास्ट रेड से जुड़ रहा है। इस तरीके से ये सातों कलर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जुड़ते हैं।
इनके बीच में हम कभी किसी गैप को नहीं देखते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस बैंड कहलाता है। तो इस तरीके से प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। वन कलर मर्ज इनटू अदर विदाउट एनी गैप इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे सनलाइट से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम है, या बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो व्हाइट लाइट दे रहे हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आता है। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम spectra of atom in the gap phase emit light only at certain wavelength। मतलब ये देखिए सर्टेन वेवलेंथ पर ही लाइट एमिट करते हैं विथ डार्क स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि इनके बीच में दो कलर्स के बीच में डार्क स्पेस आ जाता है, ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। तो इस तरीके से इसे बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरीके का है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा टू टाइप्स के हैं। कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रा यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये देखिए बच्चों, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर कब दिखाई देता है। ये देखिए, ये मेरे पास कैसे कलर की चौक है, ये रेड कलर की चौक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये रेड कलर को एमिट कर रहा है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये रेड दिखाई दे रहा है। इसी जगह पे अगर मैं ये ब्लू ऑब्जेक्ट है, तो ये ब्लू क्यों है? ये ऑब्जेक्ट ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ब्लू कलर को एमिट कर रहा है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है उस लाइट को एमिट कर रहा है, इसलिए ये विजिबल रेंज में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है हमें, और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ऑरेंज कलर की लाइट को एमिट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो ड्रेस मैंने पहनी है वो येलो है, वो येलो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो क्लॉथ मटेरियल जो है ये येलो कलर की लाइट को एमिट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? और यदि कोई ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ एमिट ही ना करे, तो वो ब्लैक दिखाई देगा। और यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सारे के सारे कलर्स को एमिट कर रहा है, तो वो वाइट दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ये सभी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं, ये एमिशन स्पेक्ट्रा, बात की जा रही है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। हम स्पेक्ट्रा देखना चाह रहे हैं एटॉम का, कि जब परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हो या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रा हो तो वो कैसा दिखाई देगा। कोई भी एटम है जब वो स्टेबल स्टेट में है, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तो हम उसका स्पेक्ट्रा कैसे बनाएं? क्योंकि रेडिएशंस का निकलना जरूरी है। जब वो स्टेबल स्टेट में होगा कोई भी एटम, तो वो कोई तरीके का रेडिएशन नहीं निकालेगा, कोई तरीके की एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। अगर एनर्जी का एमिशन नहीं होगा, रेडिएशंस का एमिशन नहीं होगा, तो स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा? तो क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स हम बात कर रहे हैं किसी भी एटम की, तो एटम में इलेक्ट्रॉन मेन है, उसी को एक्साइटेड मोड में लाने के लिए या तो एटम्स में किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है, या फिर एक्साइटेड लाने के लिए उसे बहुत बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। जब बहुत हैवी टेम्परेचर के साथ में, बहुत ही हाई टेम्परेचर या फिर हाई इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क के साथ में जब ट्रीट किया जाता है किसी भी एटम को, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो एनर्जी लेवल्स में जाने लगते हैं, है ना। एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए बच्चों कि जैसे कि एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उनके एनर्जी लेवल्स हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, कोई एनर्जी लेवल में नहीं गया है, ग्राउंड स्टेट में है, पर हम उसे एक्साइटेड कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी का रिलीज कर सके या फिर रेडिएशंस को एमिट कर सके, तो इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क दे रहे हैं या फिर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। उस हाई टेम्परेचर देने पर किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वो जो एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो एक्साइटेड मोड में चला गया है। अब वो जो एटम जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, कि उसे पुनः स्टेबल आने के लिए उसे कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, उससे वापस से जब वो लोअर एनर्जी में आएगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसके पास में वो एटम जो है रिलीज करेगा। और जो एनर्जी
जो रेडिएशंस वो रिलीज करता है, उस रिलीज हुई एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये धीरे धीरे जब हम आगे और पढ़ेंगे तो ये बात आपको अच्छे से खुल के समझ में आ जाएगी। अभी सपोज आपको नहीं समझ में आया है तो टेंशन ना करें बच्चों, है ना। प्लीज इसे समझे एक बार कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन एमिट फ्रॉम द सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, उसके बाद एमिशन हो रहा है। आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम इसे एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम देखिए जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, हम एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करा रहे हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। बहुत ही लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है किसी भी गैस को, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। या फिर हीटिंग द सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट कराया जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं उसके एटम्स। बात समझ में आ रही है। किसी भी गैस सब्सटेंस हो या किसी भी कोई भी सब्सटेंस हो, देखिए गैस हो या कोई सब्सटेंस हो, मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं कोई भी सब्सटेंस। अब जब ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल से बने हैं, सबसे छोटा जो चीज है वो एटम है। जब उसे क्या कराया जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कराया जाता है। जब किसी एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने से क्या हुआ है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए इन्होंने, क्योंकि इसको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क दिया है या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल में और हो जाते हैं अनस्टेबल। अब जब ये एटम अनस्टेबल हो गया है, इसे पुनः स्टेबल लाना है तो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उसे वापस से लोअर एनर्जी लाते हैं। तो हायर से लोअर एनर्जी में आने पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी या रेडिएशंस को एमिट करते हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ये कुछ एमिशन करे ताकि उसका स्पेक्ट्रम बने, है ना। तो ये एनर्जी या रेडिएशंस का एमिशन करते हैं और बनने वाला स्पेक्ट्रम कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम को जब गर्म करते हैं तो वो येलो कलर का दिखाई देता है। पोटेशियम है, उसको गर्म करते हैं तो वो वायलेट कलर का दिखाई देता है। आप बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये जैसे बीच में न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन है, चारों ओर चक्कर काटने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में चला गया है और वापस से उसे स्टेबल होने के लिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एमिशन कर रहा है रेडिएशंस का या एनर्जी का फॉर स्टेबिलिटी, फॉर मोर स्टेबिलिटी। उसे अपनी एनर्जी को निकालना पड़ेगा। और ये जो निकली हुई एनर्जी है, ये जो लॉस हुई एनर्जी है, इसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी ही नहीं है, इससे और हमें खुल के पढ़ना है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। उसमें हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को खुल के पढ़ेंगे। आई विश आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।